मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है। तो आज ये रेलवे का ग्रुप डी का हम लोग पीवाईक्यू का सॉल्यूशन करेंगे ज्योमेट्री का। इसमें पिनाइकल का बुक है और इसमें खासकर रेलवे का जो भी क्वेश्चन है उसी का कलेक्शन किया गया है। और इसमें 126 से लेकर मेरे मित्र 150 तक का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। 125 तक का सॉल्यूशन ऑलरेडी कर दिया गया है, आप लोग देखते भी आ रहे होंगे। और अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसको देख लीजिए स्टार्टिंग से, ताकि आपको अच्छा से प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी बात को। कहता है दो दी गई आकृति में यदि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF समरूप है तो CA और FD का अनुपात क्या होगा। मेरे मित्र, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो आप क्या क्या रिजल्ट बना सकते। अगर मैं कहूँ ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो समरूप होने से होता क्या है। पहला बात तो ये होता है कि इसका जितना भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को लिखा गया है। जैसे यहाँ DEF लिख दिया है तो EDF और DEF में अंतर हो जाएगा। अगर मैं DEF को हटाकर EDF लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा। वहाँ कह रखा है कि ABC DEF के समरूप है, इसका मतलब एंगल A एंगल D के बराबर है, और एंगल B जो है एंगल E के बराबर है, और एंगल C जो है एंगल F के बराबर है। अगर आप इसके ऑर्डर को चेंज करके लिख दीजिएगा तो फिर तो ये एंगल किसी और के साथ बराबर हो जाएगा। दूसरा बात, समरूप होने से संगत के कोण बराबर होगा। दूसरा बात, इसकी जो संगत भुजाएं होगी, जैसे AB का संगत मैं बोलूँ यहाँ से तो DE हो जाएगा, ये बराबर होगा। फिर BC का संगत EF होगा। और अगर ये आप समझ गए हैं टेक्निक को तो फिर फिगर देखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर AC का हमारा क्या होगा, DF होगा। ये दो बात होता है कब, जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तब। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, CA और FD का रेशियो। तो CA और FD, ये रहा CA, ये रहा FD, इसका रेशियो ये दोनों के रेशियो के बराबर होगा। जिसमें BC 6 दे रखा है तो मैं BC के जगह 6 रख लेता हूँ, और EF दे रखा है 16, और यही होगा CA और FD के रेशियो के बराबर, हाँ या नहीं। 3 8, यानी CA और FD के भुजाओं का जो अनुपात होगा मेरे मित्र 3 और 8 होगा। 3 और 8 होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, अगर एंगल से भी सवाल पूछ सकता है और भी साइड से सवाल पूछ सकता है, तो समरूप होगा तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। जबकि दो फिगर समरूप होता है तो बहुत सारे कंडीशन और भी होता है। जैसे इसके एरिया का जो रेशियो होगा, इसके एरिया का जो रेशियो होगा मेरे मित्र, वो क्या होगा, इसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर, या BC स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर, या AC का स्क्वायर बटे DF का स्क्वायर। एरिया का रेशियो, इसके जो परिमाप का रेशियो होगा, या मान लो एरिया में और भी आ जाएगा, कल के डेट में इसकी ऊंचाई दे देगा, तो यहाँ पे भुजाओं के जगह पे ऊंचाई आपको लिख लेना है। माध्यिका दे सकता है, कौन समद्विभाजक दे सकता है, बहुत सारी चीज़ दे सकता है। लेकिन एरिया का रेशियो करते समय ध्यान रखना है कि साइड जो देल रहेगा, चाहे वो मीडियन रहे, हाइट रहे, साइड रहे, उसका स्क्वायर करके करना है। लेकिन यही जब पेरीमीटर का रेशियो देगा, यानी दे देगा ट्रायंगल ABC का परिमाप अब बटे DEF का परिमाप, तब परिमाप में क्या होगा, यूनिट चेंज नहीं होगा। तो सारा कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगा, लेकिन सिर्फ स्क्वायर नहीं होगा। मतलब AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर है तो यहाँ पे AB बटे DE हो जाएगा। उसी प्रकार BC बटे EF हो जाएगा। तो दो त्रिभुज जब समरूप होता है तो जितना मैंने आपको बात बोला, अगर सारा बात आप ध्यान में रखिएगा तो समरूप से रिलेटेड कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज PQRS में R और S के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं अंदर में, और STR अगर 87.5 डिग्री है तो P और Q का अनुपात 2:3 है। तो हमसे कह रहा है Q और P के मापों के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए, अगर आप डायरेक्ट प्रैक्टिस में होंगे तो आप इसको विद इन सेकेंड बना सकते हैं, लेकिन एक बार पहले इसको सीख लेते हैं। देखिए, कोई भी चतुर्भुज है उससे मतलब नहीं है कि किस प्रकार का चतुर्भुज। अगर आप ABCD एक चतुर्भुज बनाते हैं, ABCD नहीं बोल रहा था, PQRS बोल रहा था। क्या बोल रहा था, PQRS। तो मैंने क्या किया, यहाँ PQRS बनाया चतुर्भुज। अगर ये चतुर्भुज बनाते हैं तो इसमें R और S के समद्विभाजक,
इंटीरियर एंगल आर और एस का समद्वि भाजक अंदर में मान लो टी पे मिलता है। अगर इसका समद्वि भाजक है ना मेरे मित्र, तो इसके बीच जो एंगल बनता है आर टी एस, आर टी एस ये बराबर होगा एंगल पी और एंगल क्यू के जोड़ के आधा के। एक रिलेशन आप ये याद रखिए। अगर मान लो कभी भूल गए हैं तो यहाँ पे आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि इसको हम 50 मान लें, तो हमारा ये भी 50 होगा। मान लेते हैं ये 40 है तो हमारा ये भी 40 होगा, कुछ भी मान लीजिए। अब आपको पता है कि चारों एंगल का जोड़ जो होता है 360 होता है। यहाँ से तो 100 हो गया और यहाँ से 80, यानी एक 80 हो गया। तो एक 80 हो गया तो इसको भी एक 80 होना पड़ेगा, और एक 80 होना पड़ेगा, मतलब ये दोनों का सम। ठीक है, यानी पी और क्यू का सम यहाँ कितना आ रहा है, एक 80 आ रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जिससे ये एंगल निकालना है, तो 50 40 90, तो इसको 90 होना पड़ेगा। देखिए एक 80 का आधा हुआ कि नहीं, 90। तो आप जीरो भी ले सकते हैं, माइनस में भी एंगल ले सकते हैं, कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिएगा, सबसे आपको आंसर आ जाएगा। अगर याद है तो अच्छी बात है, न याद है तो और अच्छी बात है, क्योंकि टाइम ही कितना लगना है, तुरंत से वैल्यू पुट करके सोल्व कर देंगे। तो यहाँ तो बेहतर है कि आप इसको यादें कर लें, जिससे एस टी आर दिया हुआ है 87, 87.5। तो यहाँ 87.5 रख लीजिए, बाटा में 2 है, इधर आके गुना में 2 होगा, और इधर आ जाएगा P प्लस क्यू, इधर P और Q का सम आ जाएगा, हाँ या नहीं। 87.5 दूना कितना होगा, 175। ये दोनों का जो जोड़ आ गया 175 आ गया, जिसमें बोल रहा है कि दोनों एंगल का जो रेशियो है 2:3 के रेशियो में है। तो टोटल 175 है, यहाँ रेशियो में टोटल 5 है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 175 है। हमसे पूछ रहा है कि Q और P के मापों के बीच का अंतर, यानी मापों के बीच का अंतर, तो 3 और 2 में कितने का अंतर है, 1 यूनिट का। मतलब 5 यूनिट का वैल्यू 175 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5 से भागा दे दीजिए 35 बार में, यानी 35 डिग्री राइट आंसर है। बात समझे। तो ये इसमें कंडीशन आपको याद रखना है कि समद्विभाजक के बीच जो कोण बनेगा, बाकी जो 2 को बच जाएगा ना, उसके जोड़ के आधा के बराबर हो। ठीक, प्रैक्टिस इसीलिए किया जाता है ताकि छोटे छोटे जो रिजल्ट बनते जाता है उसको आप याद करते जाते हैं। एक दिन एग्जाम में ऐसा होता है कि आप सवाल देखते हैं, आपको लगता है अरे इस टाइप का तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही था, और वो टाइम बचा देता है। देखिए पूरा सवाल सोल्व करके कभी भी कोई एग्जाम में पास नहीं कर सकता है, पूरा सवाल आप सोल्व कर ही नहीं सकते हैं एग्जाम के अंदर। लेकिन अपने आप को जब आप प्रैक्टिस में रखते हैं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ते बढ़ते आपका स्पीड इतना आ जाता है कि आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ जाता है। समझे। तो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट आप देखते देखिएगा और तुरंत कर दीजिएगा। कहता है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण किसी एक भुजा के दोगुने से 2 अधिक है। अब समकोण त्रिभुज की बातचीत कर लिया है, जिसमें एक कर्ण होता है और बाकी दोनों में से जो भुजा मानना है मान लीजिए। तो कहता है समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है किसी एक भुजा के दोगुने से 2 अधिक है। मान लो ये भुजा को हम x मानते हैं, आप इसको भी x मान सकते हैं। तो इसके दोगुने से जो है 2 अधिक है। और उसके बाद कहता है जबकि तीसरी भुजा कर्ण के आधे से 13 अधिक है। तो कर्ण का जब आधा करिएगा तो x+1 होगा, क्योंकि 2 कॉमन लीजिएगा, और उससे 13 अधिक है, यानी ये x+14 है। तो हमसे पूछ रहा है कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगा। माध्यिका का मतलब होता है आधार के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा। तो आधार के मध्य बिंदु से ये रेखा खींची गई है, इसकी माध्यिका। और कर्ण के मध्य बिंदु से अगर ये रेखा खींचते हैं ना, तो ये तीनों का लेंथ आपस में बराबर होता है, याद रखिएगा। क्योंकि जब परिवृत्त की रचना होता है, इसमें बाहर बाहर जब आप सर्कल बनाते हैं, तो ये सेंटर होता है कर्ण का मध्य बिंदु ही, क्योंकि ये अर्धवृत्त होता है, हालांकि बना नहीं है लेकिन आप मानिए कि अर्धवृत्त होता है। और अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, समझ रहे हैं ना। तो सेंटर से सर्कल का दूरी रेडियस कहलाता है। ये रेडियस तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, मतलब ये तीनों का लेंथ आपस में बराबर होगा। कब, जब कर्ण का मिड पॉइंट रहेगा तब। अब रही बात, तो ठीक है वो तो कर लेंगे, लेकिन पहले तो मुझे x पता करना होगा कि x क्या है, तभी तो माध्यिका की लंबाई निकलेगा। तो x निकालने का अब तो कोई उपाय नहीं है, तो इसमें आप हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं, ट्रिपलेट रखते जाइएगा, x का वैल्यू रखते जाइएगा। इससे अच्छा है कि इसको आप सोल्व करने के लिए सीख जाइए। इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर करिए,
यानी 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 14 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहाँ से सोल्व करिएगा, ए स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 दूना 4 दूना 8x प्लस बी स्क्वायर यानी 4। आइए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आई एक्स स्क्वायर प्लस 14 28x प्लस 196। अब इसको सोल्व करिए, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और 4x स्क्वायर में 2x स्क्वायर जाएगा तो 2x। 8x में से आप 28x को माइनस करिएगा तो माइनस का 20x, और 4 में 196 अगर माइनस करिएगा तो माइनस का 192। सही किया हूँ ना? अब आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा 96। मतलब अल्टीमेट ये आ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 96 बराबर 0। अब 96 को 2 टुकड़ा बनाना है जिससे मेरा 10 आ जाए। तो 16 और 6 से अगर हम सोच लें तो 16 में 6 घटेगा तो 10 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 10 लाना नहीं, माइनस 16 प्लस 6। अब x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -16, उधर जाएगा तो +16, अब +6 उधर जाएगा तो -6। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से भाग देना होता है, तो यहाँ तो 1 है तो 1 से भाग देना जरूरी नहीं है। माइनस में लेंथ होता नहीं है, इसलिए इस वैल्यू को आप इग्नोर करिए। मतलब x आपका 16 होगा, ये 16 होगा, ये 16 और 14 कितना हो जाएगा 30, और ये 16 तो 16 दूना 32 और 2 34, यानी ये 17 हो जाएगा। तो ये भी 17 हो जाएगा। अब माध्यिका की लंबाई पूछ रहा था तो 17 हो जाएगा, 17 cm चाहे 17 यूनिट जो भी रहे यूनिट। बात को समझे कि नहीं समझे? यानी कर्ण के मध्य बिंदु से तीनों वर्टेक्स की जो दूरी होती है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। बहुत अच्छा। यह दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है एफडीए के। हाँ जी, इसको भी जरा प्यार से समझिए। तो एबीसी जो है सर्वांगसम है, सर्वांगसम मतलब सर्व अंग सम, एफडीई सर्व अंग सम। सर्व मतलब सभी, अंग मतलब अंग यानी हिस्सा, असम मतलब बराबर। जब दो फिगर का सारा हिस्सा आपस में बराबर हो जाएगा तो उसको सर्वांगसम बोलेंगे। मतलब यहां से क्या होगा कि ए बी का लेंथ एफ डी के बराबर होगा। सर्वांगसम होने से क्या क्या हो सकता है पहले सीखिए। बी सी का लेंथ किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा। और ए सी का लेंथ किसके बराबर होगा, एफ ई के बराबर होगा। और यहां तक कि कोण भी बराबर होगा, एंगल ए एंगल एफ के बराबर होगा, बी जो है डी के बराबर होगा, और सी जो है ई के बराबर होगा। सर्वांगसम होने से ये दो काम तो हमें कर ही लेना है, लेकिन इतना नहीं करना है, जो पूछेगा उसको कीजिए। जैसे इसमें बोल रहा है कि ए बी 6 है। अगर ए बी 6 है मेरे मित्र, तो ए बी 6 है तो ए बी बराबर एफ डी है, तो एफ डी को 6 होना पड़ेगा। तो एफ डी 6 कहाँ है, यहाँ 6 है, और एफ डी तो इसमें लिखा ही नहीं है। ठीक है। और अगर एक 6 है तो आगे फिर हमसे बोल रहा है, बाकी तो साइड आप निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ए बी 6 दे रखा है तो बाकी का लेंथ तो हम अपने मन से रख नहीं सकते हैं। यानी ए बी 6 है तो एफ डी को ही सिर्फ 6 होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्या किया, डी को 6 बना दिया है, गलत हो गया। एफ डी को 6 बनाया है, ये हो सकता है सही, लेकिन यहाँ डी को 5 बने ले, जबकि 5 का कहीं पर कोई चर्चा ही नहीं है, तो 5 अपने मन से कैसे कर सकते हैं। अब ये दोनों में छाटिए, फिर एंगल के पास आइए। एक एंगल दिया हुआ है बी, तो बी है 70, तो मेरे मित्र अगर बी 70 है तो डी को भी 70 होना पड़ेगा। बी 70 है तो डी को भी क्या होना पड़ेगा, 70। एक और एंगल दिया हुआ है ए 70, तो ए 70 दिया हुआ है तो एफ को भी कितना होना पड़ेगा, 70। बी 60 है ना, हाँ। अच्छा, ये 70 है 60 है तो इसको ऑटोमेटिक 50 हो जाएगा। अब ये एंगल के बारे में देखिए, जिसमें टिक लगल है, ई जैसे 50 बोल रहा है, हाँ ई 50 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो कट गया है ना मेरा पहले ही, इसमें ई 50 है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें एफ को 50 बना रहा है, जबकि एफ का वैल्यू 70 होनी चाहिए, का मतलब ये गलत है। तो पता चला कि हमें किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को करना है। यानी आपको इतना भी नहीं करने की जरूरत है, मुझे समझाना था इसलिए मैंने लिखा, आप वहां से डायरेक्ट चेक करिए। समझ रहे हैं ना कि ए बी 6 है तो एक ही साइड के लेंथ की चर्चा किया गया है,
तो वो 6वें सीएम वाला साइड रहेगा, तो 5 सीएम वाला मैंने पहले ही हटा दिया। वो भी 6 ए बी किसके बराबर है, तो ए बी एफ डी के बराबर है, यानी ए बी 6 है तो मुझे एफ डी ही 6 बनाना होगा। इसमें डी को 5 बनेले है, यहाँ डी को 6 बनेले है, इसलिए ही कट गया। फिर एंगल पे चले आना है। तो बहुत फास्ट आप कर सकते हैं, कब, जब आप समझे हुए रहिएगा तब। तो समझना भी जरूरी है मेरे मित्र, जल्दबाजी नहीं करिए, आराम आराम से वीडियो देखते रहिए। दिए गए चित्र में ट्रायंगल एबीसी में डी पैरेलल बीसी है, ये लाइन इसके पैरेलल है। अच्छा जी, एडी 7 है, एडी को 7 बना दिया, और एई 3.5 है, 3.5 बना दिया। डीबी 6 है, इसको 6 बना दिया। और एसी का लेंथ पूछ रहा है, एसी तो मुझे पता नहीं है, चलिए एसी का लेंथ मान लेता हूँ एक्स। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं वो क्या, कि जब ये लाइन पैरेलल होता है मेरे मित्र, जब ये लाइन पैरेलल होता है तो थेल्स का एक थ्योरम है, उसका कहना है कि जब ये लाइन पैरेलल है तो ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी होगा, या ए बी बटा ए डी तो ए सी बटा ए ई। मतलब रेशियो कई तरीकों से कर सकते हैं, ध्यान क्या रखना है कि जो इधर रेशियो करिएगा वही उधर रेशियो करिएगा। ओके, अब सुनिए, अब जैसे मुझे ए सी का जरूरत था तो पहले मैं ए सी को लिख दिया, तो ए सी का संगत मैं ए ई ले लेता हूँ। अगर इधर ए सी बटा ए ले रहा हूँ तो इधर मुझे ए बी लेना पड़ेगा, यानी 713, और उसके बाद में इधर ए ई लिए हैं तो उसके रिस्पेक्ट में मुझे ए डी लेना पड़ेगा, यानी 7, जिसमें ए ई का लेंथ तो 3.5 डेल था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको 3.5 बना देता हूँ, इसको 3.5 कर देता हूँ। तो मैंने इसको 3.5 कर दिया। ओके, अभी आपको पता है कि ये 2 बार में कट जाएगा, तो 13/2 का मतलब 6.5, तो 6.5 यानी 6.5 cm, 6.5 cm, हाँ या नहीं? आगे बढ़िए। एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 5 cm है और उसके आधार की लंबाई 8 cm है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज की बातचीत किया जा रहा है। समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 5 cm है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और उसके आधार की लंबाई 8 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल के लिए सबसे अच्छा है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। समबाहु और समद्विबाहु दो ऐसा त्रिभुज है, दो ऐसा त्रिभुज है कि इसमें वर्टेक्स से अगर असमान भुजा पे लंब डाला जाएगा, आधार पर अगर लंब डाला जाएगा तो आधार 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, और यहाँ 90-90 भी होगा, याद रखना है। तो ये 8 है तो ये 4-4 हो जाएगा, तो ये 5 है, 4 है, तो ट्रिपलेट से मेरे मित्र ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनाता है। अब इसका एरिया निकालना है, तो कोई भी ट्रायंगल जिसमें हमको बेस पकड़ा जाए और उसका करस्पॉन्डिंग हाइट पकड़ा जाए, तो हम एरिया में केवल एक ही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस है पूरा 8 और हाइट है पूरा 3, काट दीजिएगा तो चरतिया 12 आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। बहुत अच्छा। एक त्रिभुज में यदि एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का दुगना है, एक त्रिभुज में एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का दुगना है, और तीसरा कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का तिगुना है, यानी हर हाल में सबसे छोटे कोण से कंपेयर किया जा रहा है। तो सबसे छोटे कोण को ही कुछ मान लीजिए, मान लीजिए कि सबसे छोटा कोण होगा उसको हम x मान लेते हैं। तो एक त्रिभुज में यदि एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का दुगना है, मतलब ये 2x, और तीसरे कोण का माप सबसे छोटे कोण का माप का तिगुना है, यानी 3x। और जब एंगल की बातचीत किया जा रहा है तो एंगल में तो एक रिलेशन आप जानते ही हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है। तो 3 2 5 1 6x बराबर 180, तो यहाँ से x निकालिएगा तो आपका 30 डिग्री आ जाएगा। अब जो एंगल आपसे पूछ ले, आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा, तो सबसे बड़ा कोण तो ये 3x है, तो 3x मतलब 3 गुना 30, यानी आ जाएगा 90 डिग्री। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। एम और एन दो समांतर रेखाएं हैं, यदि एल एक ऐसी तिर्यक रेखा है जो एम और एन को प्रतिच्छेदित करती है। बात किया जा रहा है समांतर रेखाओं की और एक प्रतिच्छेद करने वाले रेखाओं की। तो एम और एन दो रेखाएं हैं जो कि आपस में पैरेलल है, और कहता है एल एक ऐसी तिर्यक रेखा है
जो एम और एन को प्रतिच्छेद करती है, तो एल के एक ही ओर के बने अंतःकोणों का योग किसके बराबर होगा? एक ही ओर के बने अंतःकोणों का योग हमेशा 180 होगा। चाहे ये एंगल का जोड़ पूछ ले, ये एंगल का जोड़ पूछ ले, समझ रहे हैं ना? ये मत सोचना कि बराबर हो जाएगा, 180 होगा। या इसको और इसको जोड़ लीजिए, या इसको जोड़ लीजिए, 180 ही होगा। तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कहे, चाहे कैलकुलेट में एक ही ओर के बहिष्कोणों का योग कहे, 180 ही होगा जोड़ करके। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 180 है ना, ये वाला ऑप्शन। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई अगर इतना है, तो x का वह मान निकालिए जिसके लिए त्रिभुज एक समद्विबाहु बन जाएगा। समद्विबाहु बन जाएगा तो समद्विबाहु का खास गुण क्या होता है कि इसकी दो भुजाएं बराबर होती है। इसमें सबसे बेस्ट रहेगा कि x का वैल्यू ऑप्शन से रख लीजिए। कंडीशन क्या होना चाहिए सेटिस्फाइड, कि दो भुजाएं का लेंथ बराबर होना चाहिए और दो भुजाओं का योग तीसरा से बड़ा होना चाहिए। ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। जैसे 1.8 रखिए, तो 1.8 जोड़िएगा तो आ जाएगा 2.8। 1.8 घटाइएगा तो पहले 2 घटा लीजिएगा 5, अब 0.8 एक में घटाना यानी 0.2, और यहाँ 1.8 रखिएगा तो 18×4 = 72, यानी 7.2 में 2 घटाइएगा तो आ जाएगा 5.2। यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ मित्र, यहाँ पे क्या है कि समद्विबाहु बना रहा है। समद्विबाहु क्या कर रहा है? बना रहा है। अगर समद्विबाहु बना रहा है तो मुझे एक और चेक करना पड़ेगा कि क्या दो भुजाओं का योग तीसरा से बड़ा होगा। देखिए 5 2 7 तीसरा से बड़ा हो जाएगा, 5 5 10 तीसरा से बड़ा हो जाएगा, तो बिल्कुल बड़ा हो रहा है, यानी यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप कहिएगा आगे भी रखेंगे तो हो सकता है वैल्यू, हो सकता है बराबर तो हो जाएगा, लेकिन दो का जोड़ तीसरा से बड़ा एक ही होगा, और जब एक ही बार में हमको मिल गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक भी रखिएगा ना तो देखिए क्या हो जाएगा। एक रखिएगा तो एक एक 2, 7 में से एक जाएगा 6, एक रखिएगा तो 4 में से 2 जाएगा 2। यहाँ पर भी दो भुजाएं बराबर है, तो कहिएगा ये भी समद्विबाहु है? नहीं। इसमें देखिए 6 2 8 तीसरा से तो बड़ा हुआ, लेकिन 2 2 4 6 से बड़ा हुआ नहीं हुआ। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दो भुजा कहीं से अरे गरे लिख दिया कहा हो समद्विबाहु हो गया, नहीं। समद्विबाहु होने के लिए दो भुजाओं का योग तीसरा से बड़ा होना चाहिए, अंतर से छोटा। आइए, समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण का माप 80 डिग्री है। शीर्ष कोण का मतलब होता है ये वाला, और ये समद्विबाहु है। प्रत्येक आधार कोण का माप पूछ रहा है, क्या होगा? आपको पता है तीनों जोड़ने पे 180 ही बनना है, जिसमें 80 बन गया तो इसको जोड़ करके 100 बनना है, यानी इसको 50 50 बनाना पड़ेगा, यानी 50 50 डिग्री होगा मेरे मित्र। दिए गए चित्र के अनुसार क्यू आर एस सर्वांगसम होगा किसके? हाँ, अब यहाँ पे गलती नहीं करना है क्योंकि अभी मैंने आपको समझा दिया है, अब आप गलती नहीं करेंगे। संगत भाग यहाँ लिखना पड़ता है, जैसे इधर क्यू आर एस लिख दिया है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को ही लिखना है। तो जैसे यहाँ देखो क्यू, क्यू से तो डायरेक्ट मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन P बराबर यहाँ दिल है R, P बराबर क्या दिल है? R। तो P बराबर R दिल है तो R बीचे में लिखे हैं, तो यहाँ बीचे में क्या लिखना पड़ेगा? P। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया। फिर हमसे बोल रहा था कि देखिए ये दोनों भुजा बराबर है, तब पी क्यू क्यू आर के बराबर है, तो क्यू आर पहला दूसरा में है, तब पी क्यू भी पहला दूसरा में होना चाहिए, तब दूसरा में तो पी आ गया तो क्यू यहाँ होगा, तो क्यू पी हो गया तो बच गया कौन? क्यू पी हो गया तो बच गया टी, यानी क्यू पी टी होगा। ऐसे भी और भी चेक कर सकते हैं। जैसे बोल रहा था कि क्यू टी बराबर होगा क्यू एस के, तो क्यू टी फर्स्ट लास्ट, क्यू एस फर्स्ट लास्ट, सब कुछ सेटिस्फाइड हो गया, यानी इसका करेक्ट आंसर होना है क्यू पी टी। क्यू पी टी कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं कि ऐसा सवाल अगर आपसे दोबारा कभी भी पूछेगा तो आप इसमें गलती नहीं करेंगे, आप इसमें गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। अगली बात, त्रिभुज पी क्यू आर में P 30 है और सीधी रेखा U भी क्यू आर के समांतर खींची गई है, जो पी क्यू को S पर और पी आर को T पर प्रतिच्छेद करती है, तो निम्न में से हमेशा सत्य होगा। पहले तो एक ट्रायंगल मैं बनाऊंगा पी क्यू आर। तो मैंने क्या किया मेरे मित्र, पी क्यू आर एक ट्रायंगल बनाया, पी क्यू आर एक क्या बना दिया? ट्रायंगल बना दिया।
जिसमें कह रहा है P 30 डिग्री के बराबर है। चलो भाई मान लिया बात। सीधी रेखा यू भी क्यू आर के समांतर खींचा गया है, यू भी। अब यू को किधर रखना है, जो पी क्यू को एस पर अब पी आर को टी पर काटती है, पी क्यू को एस पर अब पी आर को टी पर काटती है, यू भी होगा तो इधर इसका नाम दे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सुनिएगा जरा गौर से, कहता है निम्न में से कौन सा हमेशा सत्य होगा। देखिए मेरे मित्र, कभी भी इस ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ किया जाएगा तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, संगत के कौन से, ये दोनों में कॉमन है। ये जो छोटका ट्रायंगल देख रहे हैं ना, ट्रायंगल पी एस टी, ये समरूप होगा पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, समरूप होगा। और जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो मैंने अभी बताया है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। कोण भी बराबर होगा, लेकिन कोण का तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो चलिए आइए समझते हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला कि जैसे बोल रहा है कि पी एस बटा पी क्यू, तो पी एस का संगत पी क्यू है, बिल्कुल सही है। पी टी बटा पी आर, पी टी बटा पी आर, इसका मतलब ये सही है। फिर एस टी बराबर क्यू आर का आधा। एस टी क्यू आर का आधा होता है कब, जब इस समांतर के साथ साथ मिड पॉइंट रहता है तब। तो मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट तीसरा के आधा भी होता है और पैरेलल भी होता है। लेकिन यहाँ पे मिड पॉइंट का कोई चर्चा ही नहीं किया गया है, तो एस टी के लेंथ के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं, तो आपका दूसरा वाला नहीं हो सकता है। तीसरा में यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, सही लिखा है, खाली समान के जगह समरूप लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या लिखना पड़ जाएगा, समरूप। अगर समरूप लिख देगा तो तीसरा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। पी एस टी पी क्यू आर के समरूप होगा, तो पी एस टी पी क्यू आर के समरूप होगा। अब यहां पे क्या है मेरे मित्र, कि समान कहेगा तो सर्वांगसम का संबंध हो जाएगा ना। समान कहेगा तो सर्वांगसम, सर्वांगसम में समान कह सकता है, समरूप में समान नहीं कह सकता है। याद रखना है, क्योंकि समरूप के लिए सिर्फ शेप सेम होना जरूरी होता है, साइज को बराबर होना कोई जरूरी नहीं होता है। तो याद रखना, यहाँ पे समान नहीं होगा, समरूप होगा, तब जाके आपका आंसर ये वाला बनेगा 1 और 3, तब जाके आपका आंसर बनेगा 1 और 3। बात को समझे, और आंसर 1 और 3 ही दे रहा है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ समान को काट के क्या कर लेना है, समरूप कहना है। या अगर क्वेश्चन में ये समान कहता है तो फिर मेरा आंसर केवल 1 वाला होगा, यानी डी वाला होगा। ये तो आंसर दे रहा है, इसलिए मैंने समझाया कि समान को काट के समरूप करिए। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ समान लिखता है, तो हम समान को आंसर टिक नहीं करेंगे, वहां पे केवल डी वाले को हम टिक करके जाएंगे, चाहे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हकीकत ही पढ़ेंगे, लंद फंद नहीं। कहता एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज में ऊंचाई की बात अगर कर दे, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ऊंचाई की बात कर दे मेरे मित्र, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है। एडी के संबंध में क्या संबंध होगा, माने एडी कैसा होगा। देखिए ये क्या बोल रहा था, ये ऊंचाई के बारे में बोल रहा था। अगर ये ऊंचाई होगा मेरे मित्र, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। कहिए कैसे, ये बराबर ही तो हो ही जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आर एच एस से क्या हो जाता है, कांग्रुएंट हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। जैसे ही सर्वांगसम होगा तब बी एंगल सी के बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, और बी डी बराबर डी सी होगा। यानी एडी जो होगा बी ए सी का समद्विभाजक होगा। एडी एंगल ए को समद्विभाजित करता है, 100% सही है। एडी सी को समद्विभाजित करेगा, भाई सी की तरफ तो एडी आया ही नहीं, तो समद्विभाजित कैसे करेगा। एडी ए को समद्विभाजित नहीं करता है, बिल्कुल गलत है, बी की तरफ तो आया ही नहीं है। बात को समझे। 139 दी गई आकृति में ए बी सी डी के समांतर है, ये वाला लाइन आपको पैरेलल दिख रहा है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये अगर 65 है तो समांतर और ट्रांसवर्सल के बीच 65 बना रहा है, तो यहाँ ये रहा समांतर और ये रहा ट्रांसवर्सल, इसके बीच ये भी 65 बनेगा। ये कहलाता है संगत का कोण, संगत का कोण, यानी संगत के कोण से ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दूसरी बात, हमसे पूछ रहा है एक्स का वैल्यू, तब 65 और 35 को जोड़िएगा तो 100 आ जाएगा, तब बच गया 80। यानी एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए मेरे मित्र, 80 होना चाहिए।
जो कि सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। त्रिभुज डी एफ में भुजा ई एफ को जी तक बढ़ाया गया है। डी एफ में भुजा ई एफ को ई एफ को जी तक बढ़ा दिया गया। ई एफ को कहां तक बढ़ा दिया गया है? जी तक बढ़ा दिया गया। डी एफ जी 110 है। डी एफ जी ये वाला एंगल दे रखा है 110 और ई एफ बराबर डी एफ है। ई एफ जो है डी एफ के बराबर है। तो डी ई एफ का माप आपसे पूछ रहा है। डी ई एफ यानी जो बीच में लिखा है वो एंगल, यानी ये वाला आपसे पूछ रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसके सामने अगर x मानेंगे तो इसके सामने ये भी x होगा क्योंकि आइसोसेलस है, हाँ या नहीं। और ये बाहर बनने वाला कोण है, इसके बगल वाले को छोड़ दीजिए। अब बहिष्कोण जो होता है सुदूर दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, यानी 2x बराबर यहाँ से 110 आ जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 55 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 55 डिग्री आ जाएगा। तो डी एफ जो हो जाएगा वो 55 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी डी एफ के समरूप है। हाँ जी, समरूप है तो क्या करें बताइए। समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी, असंगत के कोण जो है बराबर होगी। अब ए बी सी डी एफ के समरूप है एडीई के। ए बी सी समरूप है एडीई के, संगत में आ जाइए। करा ए बी बटा ए डी, तो ए बी बटा ए डी बिल्कुल सही है। बी सी बटा डी, फिर बी सी बटा डी, हाँ ये सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर करा ई सी बटा ए सी, तो ई सी कहाँ ई और सी को कनेक्ट कर दिया, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। बी सी का संगत ए डी ले रहा है, नहीं बी सी का संगत डी ई होगा। अब एगो सही हुआ तो सबको चेक मत करते रहिए। एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण एडजेसेंट एंगल, पड़ोसी वाला एंगल इस प्रकार है कि एक दूसरे का 2/3 है। मतलब एगो x है तो दूसरा 2/3 है। और लगातार समांतर चतुर्भुज में दो कोण का जोड़ हमेशा 180 होता है मेरे मित्र। आसन कोण का क्या मतलब हुआ? आसन कोण का मतलब हुआ इसके बगल वाला, जैसे ये एंगल है तो ये इसका आसन कहलाएगा, या ये एंगल है तो ये इसका आसन कहलाएगा। और समांतर चतुर्भुज में कोई भी लगातार दो एंगल को जोड़िएगा तो 180 होगा, क्योंकि ये लाइन आपस में क्या होता है? पैरेलल होता है। तो 3 2 5 बटा 3 x बराबर 180, यानी यहाँ से आ जाएगा 36 तिया 108, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 108 डिग्री। तो कह रहा है छोटे कोण का माप बताइए। ये 108 है तो क्या लग रहा है 2/3 आपको बड़ा दिख रहा है? नहीं, छोटा। तो 108 का 2/3 आप कर लीजिए 36 बार में, यानी 36 दूना 72 डिग्री। बात को समझे? समझिए गए होंगे। कहता है यदि एक चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री मापता है और इसके शेष 3 कोण एक दूसरे के माप के बराबर है, तो इन 3 शेष कोणों में से प्रत्येक का माप क्या होगा? एक तो आपको एक भी 120 दे दिया, बाकी तीनों का एक दूसरे के बराबर है, मतलब तीनों बराबर है। और चारों एंगल का जोड़ कितना होगा? 180। तो 3x बराबर 60, यानी x बराबर 20। तो प्रत्येक जो 3 एंगल होगा वो 20-20 का होगा। गलत बात। 180 कैसे कर दिए हम? 360, 360। तो यहाँ से आ जाएगा ये 240, यानी ये आ जाएगा 80, यानी 80 होना पड़ेगा। कितना होना पड़ेगा? 80 होना पड़ेगा। 144। एक चतुर्भुज के 3 कोणों की माप 90 डिग्री, 96 डिग्री, 88 डिग्री के रूप में दी गई है। इसके चौथे कोण का माप क्या होगा? चतुर्भुज, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। इसमें आप देखिए 90 या 270 तो हो गया, लेकिन यहाँ 6 बढ़ा और यहाँ 2 कम, यानी 4 और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 274। तो 274 तो जोड़ने पे हो गया, हाँ या नहीं? चौथा कह रहा है तो 360 में तीनों का सम घटा दीजिए, 10 में 4 जाएगा 6 और 15 में 7 जाएगा 8, यानी 86 डिग्री। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है, इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, चलिए क्षेत्रफल तो जानवे करते हैं, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और ये है 25√3। तो √3 से √3 कट जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 100, यानी ए बराबर 10। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। जी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है और एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, बीसी को डी पर काटती है। एजी जीडी की लंबाई का अनुपात 2:1 होगा। देखिए, अगर मैं
एबीसी एक ट्रायंगल बनाऊं, तो कहता है कि एडी एबीसी की एक माध्यिका है। अब बीसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। आज जी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक, केंद्रक का काम होता है माध्यिका को 2:1 में बांटना। केंद्रक का काम क्या है? माध्यिका को 2:1 में बांटना, 2:1। आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि 2:1 में क्या करता है? बांटता है। 47 नंबर कहता है त्रिभुज एबीसी के 3 कोण 3, 4, 5 है। एबी को x तक बढ़ाया गया है, तो कह रहा है बाय सी बी एक्स कितना होगा। देखिए, अगर ट्रायंगल आप बना रहे हैं, ए को आप बढ़ाना चाहते हैं, ए बी को x तक बढ़ाना चाहते हैं, इसको सी बना दीजिए। तीनों कोणों का अनुपात 3, 4, 5 है। 3, 4, 5 है। मान लीजिए 3x है, तो ये 4x होगा और ये 5x। तो कहता है बाह्य कोण सी बी एक्स, बाह्य कोण सी बी एक्स का माप कितना होगा, ये वाला हमसे पूछ। बाह्य कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, यानी 8x के बराबर होगा। अब मुझे पता है 8, 4, 12x बराबर 180 हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर 15 डिग्री आ जाएगा। हाँ या नहीं? तो हमसे क्या पूछ रहा था कि बाह्य कोण सी बी एक्स कितना होगा, यानी 120 डिग्री, क्योंकि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए, इसमें कह रहा है कोण 4 जो है 5x प्लस 35 है। कोण 4 कितना के बराबर है? 5x प्लस 35 डिग्री के बराबर है। और कोण 7 है 45। अगर ये 45 मिल गया ना आपको, 7 45 मिल गया, तो 6 भी 45 होगा। और लगातार एंगल को जोड़िएगा तो 180 आएगा, मतलब इसको 135 होना पड़ेगा। मैंने 4 ही क्यों निकाला? क्योंकि 4 का संबंध दिया हुआ है, तो यहाँ 135 रखिएगा ना, तो फायदा क्या होगा, यहाँ से आप जल्दी से x निकाल लीजिएगा, यानी x बराबर 20 निकाल लीजिएगा। जब आप x निकाल लीजिएगा तो फिर क्या करना है, वही आंसर हो जाएगा, x बराबर ही पूछ रहा था। 49 कहता है त्रिभुज एबीसी डी एफ के समान है। समान है, अब समान कह रहा है तो मुझे सर्वांगसम पे फोकस करना पड़ेगा। किस पे फोकस करना पड़ेगा? सर्वांगसम पे। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी डी एफ के समान है, और यदि ए बी बराबर 6.5 और डी जो है 3.9, ठीक है, और BC जो है 5.15, तो ये पूछ रहा है। देखिए यहाँ किताब में समान का संबंध इसके समरूप से है। इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था, वहां समान लिख दिया था, समान लिख दिया था, तो वो समान का मतलब समरूप समझाना चाहता है। तो अगर ये आ रहा है बार बार, तो समान का मतलब आप समरूप समझिए। समान का मतलब क्या समझिए? समरूप समझिए। अगर समरूप है तो हमसे EF पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, AB का संगत क्या पकड़ाएगा, वहां से पकड़ लीजिए, AB का DE हो जाएगा। और BC का क्या बनेगा? तो BC का वहां से देख लीजिए, EF हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये भी हो जाएगा 6.5 और डी हो जाएगा 3.9। आइए 5.15, आइए हमसे पूछ रहा है वाट का वैल्यू। पॉइंट हटा दीजिए, 13×5 = 65, 13×3 = 39, 5 से काटिए, 5 से एक बार में, 5×3 = 15, 1.03। 3 से गुना करिएगा तो 3×3 = 9, 3.09। तो यहाँ समान का मतलब ये समरूप से कर रहा है, तो अब बार बार समान लिख रहा है, तो आपको समरूप ही समझना है ना। लेकिन समान का यहाँ मतलब हो जाता है कि सब कुछ से समान, बराबर। यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F विकर्ण AC पर इस प्रकार स्थित बिंदु है कि AE बराबर FC, तो चतुर्भुज BEDF कैसा होगा? पहले तो ABCD कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। ABCD कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। ठीक है जी, जिसमें बोल रहा है कि E और F विकर्ण AC पर इस प्रकार है, विकर्ण AC पर, इसको भी मिला ही दीजिए, विकर्ण AC पर इस प्रकार है कि AE बराबर FC, A से E की दूरी और C से F की दूरी ये बराबर दे रखा, ये बराबर दे रखा, समझे? तो हमसे पूछ रहा है कि BEDF, BEDF
ये किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। तो मेरे मित्र देखिए, ये वाला तो पहले से बराबर था, क्योंकि तो ओरिजिनल समांतर चतुर्भुज के ही विकर्ण है, ये तो विकर्ण समद्विभाजित करेगा ही करेगा। और ये बराबर ये पहले से था। मान लो ये पूरा 10 रहता, मान लो ये 10 है, तो ये भी हमारा 10 होता। जिसमें अगर हम इसको 3 ले लेते हैं तो हमारा ये भी 3 होगा। तो 10 में 3 जगह तो इसको 7 होना पड़ेगा, तो ये भी 7 होगा। मतलब इस चतुर्भुज में भी विकर्ण समद्विभाजित कर रहा है, केवल इतनी तक देखिए। ये भी समद्विभाजित कर रहा है, दिस बराबर दिस एंड दिस बराबर दिस। तो ये भी एक कैसा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हमेशा समद्विभाजित करता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, जरूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, साथ में एसएससी का भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो आप लोग एसएससी को भी देखते रहिए। पिनाइकल का 6 एडिशन से हम लोग प्रैक्टिस पे उतरे हैं, और उसमें भी ज्योमेट्री से ही शुरू किया गया है। बहुत ही खतरनाक खतरनाक जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है। तो चलिए वहाँ भी हम लोग जुड़ेंगे, पढ़ेंगे अच्छा से। और ज़रूर से ज़रूर जो है दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।